हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लेसन 8 कर रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र मांग, पूर्ति और उससे संबंधित धारणाएं। हमने एग्रीगेट डिमांड के बारे में हमने कर लिया है, पूरा पढ़ लिया है। एग्रीगेट डिमांड की धारणा, एग्रीगेट डिमांड का व्यवहार, फलन, ये हमने उसके कंपोनेंट वगैरह हमने सब कर लिए हैं। आज हम एग्रीगेट पूर्ति सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, समग्र पूर्ति के बारे में। आज हमारा टॉपिक है समग्र पूर्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। समग्र मांग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो समग्र पूर्ति के बारे में पढ़ने से पहले हमें समग्र पूर्ति की परिभाषा आनी चाहिए। समग्र पूर्ति क्या है? समग्र पूर्ति क्या है? किसी एक लेखा वर्ष में सभी उद्यमियों के द्वारा जितना उत्पादन किया जाता है उसके मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं, समग्र पूर्ति कहते हैं। तो समग्र पूर्ति की परिभाषा देखो यहाँ से। समग्र पूर्ति से अभिप्राय किसी निश्चित समय में अर्थव्यवस्था द्वारा, किसी एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समग्र अंतिम वस्तु लिखना है भाई, अंतिम वस्तु व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। देखो समग्र पूर्ति क्या है कि एक लेखा वर्ष में की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। देखो ये हम पहले भी परिभाषा पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़ी थी? अगर आपको ध्यान होगा तो हमें राष्ट्रीय आय वाले लेसन में हमने पढ़ी थी। तो चाहे मौद्रिक मूल्य लिख दो, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं अंतिम वस्तुओं और सेवाएं। जो अंतिम वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित होती हैं उसको भी हम क्या कहते हैं? कुल पूर्ति कहते हैं। जो सारी की सारी वस्तुएं, जो कुल उत्पादन हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल उत्पादन हुआ है उसको हम कहेंगे कुल पूर्ति या समग्र पूर्ति। इसको राष्ट्रीय आय भी कह सकते हैं भाई। राष्ट्रीय आय हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पादन शब्द भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद भी यही होता है कि एक लेखा वर्ष में जो जितने भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसके मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब उत्पादन ये क्या होता है? राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय वास्तव में क्या है? ये कि उत्पादन की लागत है। जो समग्र उत्पादन हुआ है उसकी लागत है। ये उत्पादन की समग्र लागत के रूप में भी हम कह सकते हैं, जो कि उत्पादन के साधनों को दिया जाता है। उत्पादन के साधन कौन से हैं? जैसे मजदूर है, मजदूरी मिलती है। पूंजी को क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। और भूमि को क्या मिलता है? लगान। और उद्यमी को लाभ मिलता है। उत्पादन के साधनों को दी जाने वाली हम इसे संपूर्ण उत्पादन लागत भी कह सकते हैं। जो उत्पादन लागत है, जो मजदूरी के रूप में, ब्याज के रूप में, लगान के रूप में या लाभ के रूप में उत्पादन के साधनों को दी जाती है, वो भी क्या है? हमारी उत्पादन की लागत है जो कि दी जाती है। तो ये भी क्या है? ये भी एग्रीगेट पूर्ति ही है। एग्रीगेट पूर्ति हमें इसको भी कह सकते हैं कि उत्पादन के साधनों को जो लगान, ब्याज या लाभ के रूप में जो दिया जाता है वो भी क्या है? हमारी एग्रीगेट सप्लाई ही है। तो इस तरह से हम इसको राष्ट्रीय आय के रूप में भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। फिर हम इसको जैसे राष्ट्रीय आय, हम ये आय विधि के द्वारा तो ये थी, और हम इसको मूल्यवृद्धि से भी जोड़ सकते हैं। जो रोजगार के विभिन्न स्तरों के ऊपर जो मूल्यवृद्धि हुई है उत्पादन की, उससे भी उसको जोड़ देते हैं। अब मूल्यवृद्धि का मतलब कि आय का सर्जन। अब आय को हम क्या लिखेंगे? वाई से लिखते हैं। और आय के दो भाग होते हैं, या तो आय को खर्च कर लिया जाता है या फिर उसकी बचत कर ली जाती है। तो यही क्या है? हमारी एग्रीगेट सप्लाई है। तो एग्रीगेट सप्लाई का भी क्या है? एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट हम कह सकते हैं कि C+S। जैसे एग्रीगेट डिमांड के थे ना, एग्रीगेट डिमांड के क्या थे? C+I मुख्य जो कंपोनेंट थे ये थे। तो एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट क्या हैं? ये है C+S। तो सबसे पहले हमें कुल पूर्ति की या समग्र पूर्ति की परिभाषा आनी चाहिए। फिर इसका क्या है? ये कंपोनेंट है कि Y बराबर C+S या बराबर AS क्या है? हमारी एग्रीगेट सप्लाई, कुल
पूर्ति। फिर इसके बाद आता है भी अगला टॉपिक आता है कि समग्र पूर्ति का व्यवहार क्या है, यानी कि समग्र पूर्ति कैसे घटती बढ़ती है या पूर्ति फलन क्या है। क्या समग्र पूर्ति का या कुल उत्पादन कह सकते हैं हम कि अर्थव्यवस्था के अंदर एक लेखा वर्ष में जो कुल उत्पादन हुआ है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल उत्पादन हुआ है उसका व्यवहार क्या है, यानी कि वो कैसे घटता बढ़ता है। या हम यूँ कह दें कि पूर्ति फलन क्या है, पूर्ति के ऊपर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, इसका मतलब ये है। तो पूर्ति के ऊपर दो बातों का प्रभाव पड़ता है भी, एक तो वर्तमान साधनों का अतिरिक्त प्रयोग। उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जो वर्तमान में जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, एक अर्थव्यवस्था के पास जो साधन हैं, जो भी साधन हैं, जितने मजदूर हैं, पूंजी है, जितनी ज़मीन है, जितने उद्यमी हैं, उनकी संख्या को बढ़ा दिया जाए या तो उनका अतिरिक्त प्रयोग किया जाए तो उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि पूर्ति का व्यवहार के ऊपर एक असर तो किसका पड़ेगा, पूर्ति के ऊपर असर पड़ेगा। वर्तमान में जो उत्पादन के साधन हैं उनका और अधिक प्रयोग किया जाए, जैसे लेबर को बढ़ा दिया जाए या पूंजी को बढ़ा दिया जाए या ज़मीन जहाँ लगाया है प्लांट वगैरह उसको बढ़ा दिया जाए या फिर उद्यमियों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। इन उत्पादन के साधनों को बढ़ा के उनका अतिरिक्त प्रयोग करके हम उसको उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। या फिर दूसरा है तकनीक में परिवर्तन करके, तकनीक में सुधार करके कोई ऐसी तकनीक की खोज हो जाए जिससे उत्पादन बढ़ जाए। दिए गए रिसोर्सेज के द्वारा ही उत्पादन के साधन वही हैं, लेकिन तकनीक ऐसी अपनाई जाए जिससे उत्पादन बढ़ जाए, सप्लाई बढ़ जाए। तो ये तरीके हो सकते हैं। अब देखो, अब जैसे हमने मांग के बारे में पढ़ा था, अतिरिक्त जो इसमें समग्र मांग थी उसमें दो दृष्टिकोण थे। समग्र मांग के बारे में दो दृष्टिकोण थे, इसी तरह से भी यहाँ भी दो दृष्टिकोण है। एक केंद्रीय दृष्टिकोण है और दूसरा क्या है, परंपरागत कह सकते हैं या हम सामान्य दृष्टिकोण जो हमने पढ़ा था उसमें इसी तरह से। तो सबसे पहले हम केंद्रीय दृष्टिकोण पढ़ते हैं। केंद्रीय दृष्टिकोण यानी कि केन्ज की क्या विचारधारा है। केंद्रीय दृष्टिकोण एग्रीगेट सप्लाई के बारे में केन्ज की क्या विचारधारा है। केन्ज ये मानते हैं कि कुछ साधनों को बढ़ा के उन्होंने ये माना है कि एक तो तकनीक को उसने स्थिर मान लिया। तकनीक को क्या मान लिया, स्थिर मान लिया कि तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। देखो, एक तो ये है कि केन्ज का जो अर्थशास्त्र में रोल है वो अल्पकालीन विश्लेषण है। आय और रोजगार के सिद्धांत का जो विश्लेषण है केन्ज का वो अल्पकालीन है। अल्पकाल को मान के वो ये अपने दृष्टिकोण दे रहे हैं। तो वो जो आय और रोजगार का जो सिद्धांत बताते हैं वो अल्पकालीन सिद्धांत होते हैं। तो अल्पकाल में केन्ज जो है ये मानते हैं कि सभी साधनों को नहीं बढ़ाया जा सकता, सभी साधनों को नहीं बढ़ाया जा सकता, केवल मजदूरों को बढ़ा के ही उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसको मजदूरों की संख्या को कम या ज़्यादा करके उत्पादन को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यानी कि परिवर्तनशील साधन क्या है, केवल ये है मजदूर है। श्रम को जो है वो परिवर्तनशील साधन मानता है, बाकी सभी को स्थिर साधन मानता है। और ये मानता है कि जब तक मजदूरों को रोजगार मिलता है तब तक आय बढ़ती है। राष्ट्रीय आय कह लो या फिर समग्र पूर्ति कह ले। तो उसके लिए एक हमारे पास तालिका में बना के आपको समझाऊंगी। उसमें क्या है, इधर हम लिखते हैं रोजगार या श्रमिकों की संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं श्रमिकों की संख्या। और दूसरी तरफ हम लिखते हैं एग्रीगेट सप्लाई या सी प्लस एस लिख देते हैं। या फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं, उत्पादन की समग्र लागत भी लिख सकते हैं या राष्ट्रीय आय भी लिख सकते हैं। तो जब श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जाती है तब एग्रीगेट पूर्ति जो है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है। जैसे शुरू में मान लिया श्रमिकों की संख्या 0 है, श्रमिक है ही नहीं कोई, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है, 0, उत्पादन क्या है, 0। और जब श्रमिकों की संख्या 10 है तो ये भी 10 है, ये 20 है तो उत्पादन भी बढ़ के 20 हो जाता है। श्रमिकों की संख्या 30 हो जाती है तो उत्पादन भी 30 हो जाता है। और जब 40 है तो उत्पादन भी 40, 50 है तो
50 और अगर 60 है तो 60। तो इस तरह से क्या है कि रोज़गार का यानी कि जितने जितने लोगों को काम मिलता जाता है, जैसे जैसे ये एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ती जाती है, एएस भी हमारा बढ़ता जाता है। यानी कि रोज़गार का और एग्रीगेट सप्लाई का सीधा संबंध है। एग्रीगेट सप्लाई का और रोज़गार का सीधा संबंध है, सेम अनुपात में बढ़ते हैं, आनुपातिक संबंध समान है, सेम अनुपात में। जैसे 10-10 का इसमें है तो 10 की रेट से ही ये है। तो इस तरह से केन्स ने ये बताया कि सभी साधनों को नहीं बढ़ाया जा सकता अल्पकाल में, केवल श्रमिकों की संख्या को बढ़ा के ही हम इसको एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। इस तालिका को हम देखो एक चित्र के द्वारा भी हम देख सकते हैं। जैसे ये एक चित्र है, इसमें एक तरफ हम ले लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई समग्र पूर्ति और इस तरफ ले लेते हैं रोज़गार या आय का स्तर, रोज़गार या आय। तो इसमें जैसे यहाँ पर ये OX ये OY और हम ये 10-10 के क्लास इंटरवल लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। इसी तरह से यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। तो जब 10 श्रमिकों को रोज़गार मिला हुआ है तो राष्ट्र की आय कितनी है या समग्र पूर्ति क्या है, 10। 20 को मिल गया तो ये 20 होगी और 30 को मिला तो ये 30 और अगर 40 को मिला तो ये 40 और अगर 50 श्रमिकों को रोज़गार मिलता है तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ के 50 और जब 60 श्रमिकों को रोज़गार मिलता है तो वो भी 60। तो ये हमारा कुछ इस तरह का आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ धनात्मक संबंध, धनात्मक और आनुपातिक संबंध। धनात्मक या ये हमारी AS या Y कह सकते हैं, Y बराबर किसके हमारी C+S। तो ये इस तरह का हमारा एक ग्राफ आ जाएगा। तो तालिका से भी समझ सकते हैं हम, ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि रोज़गार का और समग्र पूर्ति का आनुपातिक संबंध है, समान दर से दोनों बढ़ रहे हैं, समान दर से बढ़ रहे हैं, दोनों का धनात्मक संबंध है, आनुपातिक धनात्मक है और आनुपातिक संबंध है। तो इस तरह से केन्स ने ये बताया कि जब तक हम श्रमिकों की संख्या बढ़ाते हैं तब तक क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो बढ़ती है। जब तक श्रमिकों को काम मिलता रहता है तब तक उत्पादन बढ़ता रहता है। लेकिन उसने ये बताया कि ये जब तक बढ़ता है जब तक जितने भी अर्थव्यवस्था के अंदर श्रमिक हैं उनको सभी को काम मिल जाता है। जब ऐसी स्थिति आती है कि कोई श्रमिक ऐसा नहीं रहता जो काम पे नहीं लगा हुआ, उस स्थिति को बोलते हैं पूर्ण रोजगार की स्थिति। तो जब पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाती है, उत्पादन के सभी साधनों को पूरा काम मिल जाता है, वो पूरे यूज हो जाते हैं, उनका पूरा प्रयोग हो जाता है, तो क्या होता है फिर देखो ऐसे ऐसे आता है ग्राफ, ये एग्रीगेट सप्लाई और इधर हमारी है एम्प्लॉयमेंट और इनकम, आय या रोज़गार। तो ये ऐसे चला था, ये 45 का एंगल बनाते हुए ऐसे ऐसे ग्राफ गया था हमारा। लेकिन अगर मान लो हो सकता है यहाँ पर हमारे सभी श्रमिकों को रोज़गार मिल गया, हो सकता है ये 40 है, इस तरफ भी ये हमारा 40 है, इसके ऊपर ये पूर्ण रोजगार की स्थिति बन जाती है, श्रमिकों को सभी श्रमिकों को रोज़गार मिल जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो कर्व है ये यूँ जाने की बजाय क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, सीधा वर्टिकल हो जाएगा, सीधी खड़ी लाइन हो जाएगी, OY के पैरेलल लाइन आ जाएगी, AS कर्व जो हमारा इस तरफ मुड़ जाएगा, ये ऐसे ऐसे सीधा यूँ जाने की बजाय क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ सीधी लाइन का रूप ये ले लेगा, वर्टिकल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आगे उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि पूर्ण रोजगार की स्थिति बन गई है, सभी श्रमिकों को काम मिल गया है, इसके आगे उत्पादन को हम नहीं बढ़ा सकते। तो केन्स का ये मानना है कि केवल जो अल्प रोजगार की स्थिति है, जहाँ पर ये अल्प रोजगार की स्थिति है, सभी श्रमिकों को यहाँ पर काम नहीं मिला हुआ, तो सिर्फ अल्प रोजगार की जो स्थिति है, इसी स्थिति में हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, श्रमिकों की संख्या को बढ़ा के, श्रमिकों की संख्या को बढ़ा के केवल और केवल अल्पकाल में ये इसमें
जो अल्प रोजगार की स्थिति है इसी में हम इसको बढ़ा सकते हैं। जब पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाती है यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट, तो उसके बाद जो है हम रोजगार को इसको एग्रीगेट सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते, केवल हम तभी बढ़ा सकते हैं। और ये अल्पकालीन धारणाएं हैं, अभी अल्पकाल में की ये जो है विश्लेषण है आय और रोजगार का। तो ये तो है केन्स का दृष्टिकोण। फिर इसके बाद क्या है, सामान्य या परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने क्या बताया है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने ये बताया है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति हमेशा ही बनी रहती है। ऐसे चाहे कि इस तरफ उन्होंने कीमत लिया है, प्राइस लिया है, और इस तरफ ये आय और उत्पादन का स्तर। तो उन्होंने ये कहा है कि कीमत चाहे कुछ भी हो, कीमत चाहे कुछ भी हो, तो लेकिन ये OX है, लेकिन उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो उसने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति तो हमेशा ही बनी रहती है, सदैव बनी रहती है, उन्होंने का ये मानना है। लेकिन केन्स ने ये माना है कि जब तक पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं आती तब तक हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। अगर उसके बाद जो है अगर मांग बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती हैं। अगर मांग बढ़ती है, हमारी पूर्ति बढ़ नहीं रही भी, लेकिन एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, तो क्या होगा, कीमतें बढ़ जाती हैं, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। उत्पादन को हम नहीं बढ़ा सकते, पूर्ति को हम नहीं बढ़ा सकते। तो ये हमने एक विस्तार से पढ़ा है कुल पूर्ति के बारे में, परिभाषा आ गई। उसके बाद हमने समग्र पूर्ति का व्यवहार और पूर्ति फलन पढ़ लिया, और उसके बारे में फिर केन्स का दृष्टिकोण पढ़ लिया, और सामान्य या परंपरागत दृष्टिकोण भी हमने पढ़ा है। तो पूर्ति का ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।